जी नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिय रंजन आज आपके लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है काशी विद्यापीठ का, उसका क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। और ये जो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है। और जैसा कि आपको पता है, सारे बच्चों ने तो एग्ज़ाम दिया होगा। इसका सॉल्यूशन ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है और इसमें आप देख रहे हैं 2 घंटे का पेपर है, 75 मार्क्स हैं। और सेक्शन ए आप देख रहे हैं, सेक्शन ए से 5 प्रश्न होंगे। इन 5 प्रश्नों में से प्रत्येक 2-2 अंक के होंगे और इस तरीके से ये आपका 10 नंबर का प्रश्न हो गया। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में टोटल आपके 8 प्रश्न होंगे और इनमें से किन्हीं 5 के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक की जो शब्द सीमा होगी ये 50 अंकों की होगी और इस तरीके से टोटल आपके 25 अंक के ये क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं इधर, आपको सेक्शन बी के बाद में सेक्शन सी में आप देख रहे हैं क्या कि सेक्शन सी में 4 प्रश्न होंगे। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल 40 नंबर के सेक्शन बी से प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन में बात करते हैं खंड ए यानी कि सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में है कि व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय क्या होता है? यह एक ऐसी गतिविधि होती है जिसमें कि लोग अपने ज्ञान कौशल और संसाधनों के उपयोग के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसका विनिमय करते हैं। उसके दौरान उसके पश्चात क्या होता है, उन्हें आय प्राप्त होती है और लाभ प्राप्त होते हैं। ये हो गया व्यवसाय की परिभाषा। अब चलते हैं व्यवसायिक विचार क्या होते हैं। व्यवसायिक विचार का अर्थ होता है यह किसी भी व्यवसाय के शुरू करने के लिए एक आधार प्रदान करता है जिसमें कि समस्या के समाधान और आवश्यक संसाधनों की पूर्ति, बाजार मांग को किस प्रकार से पूरा किया जाए और लाभ कमाया जाए, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब चलते हैं साझेदारी के बारे में। साझेदारी में अगर हम बात करें तो साझेदारी क्या होती है, आपको पता है। साझेदारी इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके व्यवसाय को, ये 2 या 2 से अधिक मिल करके या उनमें से किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके जब व्यवसाय करते हैं तो उसको साझेदारी कहते हैं। और इसका संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है और ये साझेदारी परस्पर लाभ हानि को साझा करने के उद्देश्य से करते हैं। ये साझेदारी होती है। साझेदारी की परिभाषा कंपनी साझेदारी अधिनियम 1932 में इसकी परिभाषा दी गई है। अब चलते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी अधिनियम 1956 में इसकी परिभाषा दी गई है। ये कहता है क्या, कंपनी विधि द्वारा प्रदत्त एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है और कंपनी का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह अपने सभी कार्यों का संपादन उसी सार मुद्रा के अंतर्गत करती है। इस कंपनी की एक अपनी निश्चित पूंजी होती है और यह पूंजी छोटे छोटे अंशों में व्यक्त होती है। प्रत्येक अंश को अंश पूंजी कहा जाता है। यह कंपनी को परिभाषित किया गया है। विवेकीकरण क्या? सामान्यतः विवेकीकरण का अर्थ होता है युक्ति पूर्वक किया जाने वाला कार्य। अब व्यवसाय में इसका क्या मतलब होता है, तो किसी भी व्यवसायिक कार्य को करने के लिए जब आप स्पष्ट और तर्कसंगत कारण खोजते हैं तो ये, और उसी के द्वारा आप एक उद्देश्य, एक निश्चित लक्ष्य को तय करते हैं और उसके अनुसार एक रणनीति का निर्धारण करते हैं, वो विवेकीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपका ये है कि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में अंतर क्या है। देखिए, व्यापार जो होता है ये किसी भी वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय
व्यापार होता है। वाणिज्य क्या है? तो व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाओं का अध्ययन वाणिज्य कहलाता है, जबकि उद्योग जो है ये क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, उसका वितरण करना, ठीक है, उसका तो वस्तुओं के और सेवाओं के उत्पादन से लेकर के वितरण तक की गतिविधियां, इसके अलावा जो विपणन है, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो इस तरीके से एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर होता है क्या कि ये जो आपका व्यापार है, ये व्यापार आपका वाणिज्य की तुलना में संकुचित अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य की तुलना में संकुचित होता है, जबकि वाणिज्य व्यापार की तुलना में व्यापक होता है और उद्योग की तुलना में संकीर्ण अर्थ में प्रयोग होता है। जबकि उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग जो है आपका, ये व्यापार और वाणिज्य की तुलना में ज्यादा व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं बी, साझेदारी संलेख क्या होता है? यह एक लिखित, ये साझेदारों के मध्य एक लिखित कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कि साझेदारी की शर्तें, नियम, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य की बातें होती हैं। इसके अलावा लाभ हानि का विभाजन और जो उनकी पूंजी होती है, उनकी पूंजी के बारे में, व्यवसाय के संचालन के तरीके के बारे में वर्णन होता है। अब चलते हैं सहकारी संगठन क्या होते हैं। तो सहकारी संगठन की बात करते हैं। सहकारी संगठन, हाँ सहकारी संगठन क्या होता है? इसके अंतर्गत यह एक ऐसा व्यवसाय का ऐसा रूप होता है जिसमें कि लोग आपस में अपनी एक छोटी पूंजी की हिस्सेदारी द्वारा एक बड़ी पूंजी का निर्माण करते हुए व्यवसाय करते हैं, और उस व्यवसाय के दौरान जो लाभ प्राप्त होते हैं उस लाभों को परस्पर बांटते हैं। ये सहकारी संगठन के आशय हो गए। अब चलते हैं संयंत्र अभिन्यास की तरफ। प्लांट लेआउट क्या होता है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये, प्लांट लेआउट को लेकर के। प्लांट लेआउट क्या होता है? तो प्लांट लेआउट के अंतर्गत आप देखते क्या है प्लांट लेआउट को लेकर के, तो ये आपका किसी भी व्यवसाय को आप किसी भी, देखिए पहले तो प्लांट क्या होता है, जहाँ पे फैक्ट्री जिसको कहते हैं ना, ये प्लांट होता है, जहाँ पे एक कारखाना, जहाँ पे की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो प्लांट लेआउट क्या होता है कि उस कारखाने में जो मशीनरीज होती हैं, उपकरण होता है, उसको व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से ताकि व्यवसाय के उत्पादन की प्रक्रिया सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक चल सके। इसी को प्लांट लेआउट कहा जाता है। अब चलते हैं संयोजन से आप क्या समझते हैं। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन। उससे पहले आप चलिएगा कि संयोजन, ये प्लांट लेआउट के लाभ क्या होते हैं। तो इसका लाभ एक ये होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, लागत कम होती है, वस्तु की गुणवत्ता में सुधार होता है, सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है, ये सारी बातें हैं। अब चलते हैं आपको संयोजन क्या होता है, व्यवसायिक संयोजन के बारे में। व्यवसायिक संयोजन में क्या होता है, विवेकीकरण अभी रह गया, हाँ, व्यवसायिक संयोजन में क्या होता है, व्यवसायिक संयोजन में दो या दो से अधिक व्यवसायिक इकाइयां आपस में मिलकर के एक नई व्यवसायिक इकाई का निर्माण करते हैं। इसका उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम करना, लागतों को कम करना और अपनी दक्षता को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रारूप होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका संविलय होता है, एकीकरण होता है, और उसके बाद में ज्वाइंट वेंचर होता है। यही सब इसके प्रारूप है। अब चलते हैं व्यावसायिक संगठन क्या है। व्यावसायिक संगठन की बात करते हैं तो व्यावसायिक संगठन एक ऐसी इकाई होती है जो कि व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए बनाई जाती है, और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है।
व्यावसायिक संगठन के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, जिसमें एकीकरण, साझेदारी, सहकारी और संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां भी शामिल होती हैं। अब चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपका एक है ये कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है या सेवा, दोनों की व्याख्या कीजिए। गले में खराश होने के कारण थोड़ी समस्या आ रही है। व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। चलिए, ये बिल्कुल सही है। व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, क्योंकि बिना लाभ के व्यवसाय संचालन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो भी व्यवसायी एक पूंजी इस उद्देश्य से लगाता है ताकि भविष्य में जो भी संचालन के द्वारा संचालन से उसे लाभ हो, ना कि हानि। तो भविष्य में लाभ और अवसर को देखते हुए ही वो वर्तमान में पूंजी लगा करके संसाधनों को इकट्ठा करके व्यवसाय स्थापित करता है। अब इसमें एक और चीज बात क्या आती है कि सेवाओं के बारे में। ये जो उद्देश्य होता है इसका, लाभ कमाना होता है और सेवाएं या सेवा कमाना, सेवा भी इससे जुड़ा हुआ होता है। एक व्यवसाय का दूसरा पहलू होता है सेवा। सेवा का मतलब होता है कि ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का उत्पादन करना, और वे वस्तुएं उसके वातावरण और साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक हों और उसकी उपयोगिता की दृष्टि से भी सुरक्षित। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये लाभ कमाना भी होता है और सेवा देना भी होता है। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और सेवा प्रदान करना होता है। यानी कि एक व्यवसायी जिन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ताओं को देता है, उससे उपभोक्ताओं को के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं और उनके जो कार्य होते हैं वो कार्य करने में उसे सुलभ होती है। तो इस तरीके से व्यवसाय के द्वारा जो लाभ, जो वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उससे उपभोक्ताओं की सेवा तो होती है और उसके दौरान जो कीमतें वो वसूलते हैं उपभोक्ताओं से इन चीजों के लिए, उससे व्यवसाय को लाभ भी प्राप्त होते हैं। चलते हैं तीसरा बी। व्यवसाय संगठन के उद्भव और विकास पर टिप्पणी लिखिए। इसको बहुत ही संक्षेप में हम चलेंगे। देखिए, व्यवसाय संगठन का उद्भव, तो संगठन के स्वरूप में सबसे पहले एकल स्वामित्व व्यवसाय था और पहले वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था। फिर जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया तो फिर व्यवसाय बढ़ने लगा और लोग साझेदारी पे आ गए। साझेदारी में भी साझेदारी के बाद में क्रमशः जब रिसर्च एंड इन्वेंशन का कार्य हुआ, तो रिसर्च और इन्वेंशन के दौरान आपको ये क्या कहते हैं, रिसर्च और इन्वेंशन के दौरान औद्योगिक क्रांति हुई, कारखाने प्रणाली का जन्म हुआ और तब आपको अन्य व्यवसाय के जो रूप होते हैं, तब कंपनियां आई और उन कंपनियों का इन कंपनियों के अलावा आपको एक और चीज क्या कहते हैं, सहकारी संगठन जैसी चीजें भी अस्तित्व में आई। तो इस तरीके से व्यावसायिक संगठन का उद्भव और विस्तार समय के साथ साथ होता रहता है और इसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। वातावरण के अनुसार इनका स्वरूप बदलते रहता है, ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार भी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब चलते हैं वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। देखिए, वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण का जो सिद्धांत है, इसमें वेबर ने कहा कि उद्योगों का स्थानीयकरण परिवहन लागत को कम करने के लिए होता है। तो एक तरह से इन्होंने
परिवहन लागतों के कम करने पर ज्यादा जोर दिया। ठीक है, हालांकि इन्होंने उद्योग को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारकों को जिम्मेदार माना है। उसमें से एक है कच्चा माल, ठीक है, रॉ मटेरियल, दूसरा है परिवहन और तीसरा है आपका क्या, ये लेबर। ठीक है ना, ये लेबर हो गया। तो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, दूसरा जो है ये परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो टीसी उसको कह सकते हैं, और एक होता है लेबर। इन तीनों को इन्होंने क्या बताया कि कच्चे माल की लागत, परिवहन लागत और लेबर लागत जो है ये स्थानीयकरण के, किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या में ये सिद्धांत जो होता है उस हिसाब से बहुत ही सरल है। वेबर का सिद्धांत बहुत सरल है और उद्योग के स्थानीयकरण की समझ के लिए ये पर्याप्त नहीं है। पहला तो इसका ये आलोचना हो गया। दूसरा हो गया क्या कि परिवहन लागत का महत्व के बारे में क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत में परिवहन लागत को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या किया गया है, परिवहन लागत को ज्यादा महत्व दिया गया है। और तीसरा क्या है कि यह लेबर जो लेबर होते हैं, लेबर कॉस्ट को एक महत्वपूर्ण कारक मानता है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कारक परिवहन लागत की तुलना में नहीं मानता है। आज इसका क्या है, आज के डेट में जो लेबर कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसके अलावा जो सरकार की नीतियां होती हैं, वेबर ने सरकार की नीतियों का कोई उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि सरकार की नीतियों के कारण भी उद्योग के स्थानीयकरण प्रभावित होते हैं। अब चलते हैं लास्ट में संगठन की संरचना को प्रभावित करने वाला सांयोगिक घटकों के बारे में। तो संगठन की संरचना को प्रभावित करने वाले जो सांयोगिक घटक होंगे उसमें पहला होगा आपका तकनीकी विकास। तकनीकी विकास कैसे, नई तकनीकी के आने से संगठन की संरचना में बदलाव करना पड़ता है, ये पहला हो गया आपका तकनीकी विकास। दूसरा जो है ये है आपका आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण में सरकार की मौद्रिक नीतियां और वित्तीय नीतियां आती हैं, तो ये आर्थिक वातावरण, इसके अलावा जो तेजी और मंदी आती है ये भी संयोगिक घटकों में से एक होते हैं। तो पहला क्या हो गया, तकनीकी विकास, दूसरा आर्थिक वातावरण, तीसरा हो गया सरकार की नीतियां। तो सरकार की नीतियां मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें मौद्रिक नीतियां वित्तीय नीतियां और इसके अलावा सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कानून आते हैं। चौथा जो होगा ये हो गया आपका प्रतिस्पर्धा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, संगठन अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ बने रहने के लिए अपनी संरचना में जरूरत पड़े तो बदलाव करता है। और पांचवा हो जाएगा सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में संगठन, चूंकि संगठन का भी एक अपना वातावरण होता है जिसमें उसके कर्मचारी होते हैं, ग्राहक भी बाहरी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो संगठन की संरचना में कर्मचारियों और ग्राहकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव करना पड़ता है। ग्राहकों की जरूरतें और उद्योग की प्रकृति भी इसमें संयोगिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ग्राहकों की जरूरतें में आपको पता है, ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह उसका पतन हो सकता है। उद्योग की प्रकृति, तो उद्योग की प्रकृति क्या होती है कि संगठन को अपने उद्योग की प्रकृति के अनुसार अपनी संरचना में बदलाव करना पड़ सकता है। ये सारे ऐसे कारक हैं जो कि आपको क्या कहते हैं, व्यावसायिक संगठन की संरचना को, यानी संगठन की संरचना को प्रभावित करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे सपोर्ट करें और भी जो आपके लोग हैं उन तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।